बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। देखिए, और 4 का ए पार्ट अपन करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है उसको समझिए। ये अपने पास में एक्स एक्स है, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स, और ये ओरिजिन है 3D में अंतरिक्ष में। अब देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं कोई समतल है, अंतरिक्ष में कोई समतल है, और यहाँ समतल पे यहाँ पे कोई बिंदु लिया हमने P, जिसके निर्देशांक स्वेच्छ है एक्स वाई जेड है, और ये मिलाते हैं मूल बिंदु से, तो ये हो गया स्थिति सदिश R। इसी प्रकार इसी समतल पे एक बिंदु लिया हमने N, और इसको अपन मूल बिंदु से मिलाते हैं, और ये जो दूरी है लंबवत दूरी है समतल के, वो लिया हमने D। तो ये हो गया ON स्थिति सदिश इज इक्वल टू, इसमें उसकी दूरी और इसका दिशा होगी, अर्थात ये सदिश का रूप है अपन जानते हैं। तो यहाँ पे दूरी और इसका दिशा भी है। ये अपने पास में PN सदिश है। अब देखिएगा, अब हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके निर्देशांक पूछा है, अर्थात निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद, ये मूल बिंदु से ये हमने लंब खींचा ON लंब मूल बिंदु से है, तो उस लंब के पाद अर्थात हमें यहाँ पे x1 y1 z1 इसके मान निकालने हैं, इसके हमें मान निकालने, ये हमें पूछा है। अब पहले तो अपन यहीं पे समझ लेते हैं बच्चों, इसके निर्देशांक अपन दो तरीके से निकालेंगे। पहले तो यहाँ पे देखो ON स्थिति सदिश वो है अपने पास में D दूरी और ये दिशा, अर्थात n कैप अपन जानते हैं n कैप इक्वल टू L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप होते हैं, जहाँ पे L M N क्या होते हैं, दिक् कोसाइन होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे D L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप, अर्थात ON सदिश इज इक्वल टू DL I कैप मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी प्रकार DM J कैप प्लस DN K कैप, ये अपने पास में प्राप्त हो गया स्थिति सदिश। अर्थात अब देखिए यहाँ पे निर्देशांक x y z थे, इसलिए अपन लिखते थे R स्थिति सदिश इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या थे x y z, तब हमने मूल बिंदु के सापेक्ष इसको लिखा x I प्लस y j प्लस z के, और यहाँ पे क्या है D L I कैप, अर्थात x की जगह क्या है DL DM और z की जगह D के, अर्थात यहाँ के निर्देशांक अपन लिख सकते हैं n के निर्देशांक, n बिंदु के निर्देशांक वो अपने पास प्राप्त हो जाएंगे DL DM और DN। अब देखिएगा, अब हमें निकालना है दिक् कोसाइन और दूरी, और उसके लिए हमें समतल का समीकरण दे रखा है, और समतल के समीकरण से अपन इसके दिक् कोसाइन और निकाल लेते हैं। देखो समतल का समीकरण, ये हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो या अपन इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12, और ये है व्यापक रूप समतल का ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, अर्थात a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि अभिलंब के दिक् अनुपात समतल के अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात,
वो अपने पास प्राप्त हो गए 2 3 4, 2 3 4। अर्थात अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो n वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए n कैप निकालना है, n कैप इक्वल टू n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो देखिए अपन इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। अब देखिए ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में जो रूप है वो यहाँ पे ये उसका कार्तीय रूप है, और सदिश रूप में लिखेंगे तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं आर स्थिति सदिश n वेक्टर इक्वल टू डी। तो हमें तो इस रूप को किस में लगाना, n कैप में लाएंगे और वहाँ पे स्मॉल d लाएंगे तो वो दूरी प्राप्त होगी, लंबवत दूरी, और हमें दिक् कोसाइन प्राप्त हो जाएंगे। और दिक् कोसाइन प्राप्त हो जाएंगे कि फिर उससे अपन dl dm और dn निकालेंगे तो हमें p के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से, इसलिए अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इसको देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में रूट 29 का भाग देने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में अंडर रूट 29 का भाग देने पर, अब देखिएगा, अर्थात 2 अपॉन अंडर रूट 29 एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 जेड इज इक्वल टू 12 बटे अंडर रूट 29, 12 बटे अंडर रूट 29। अब यहाँ पे देखिए इसमें तुलना कर लेते हैं इसके भी, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये अभिलंब रूप में समतल का समीकरण है, और इस रूप में प्राप्त होने पे ही अपन दूरी निकाल सकते हैं और दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। अर्थात L इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 29, इसी प्रकार M इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 29, और इसी प्रकार N इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 29, और D इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट 29 प्राप्त हो गया। अब देखिए P n बिंदु के निर्देशांक, n के निर्देशांक वो अभी हमने प्राप्त किए थे, वो थे dl, dm और dn। d मिल गया हमें, l मिल गया, इसलिए dl इक्वल टू d का मान अपने यहाँ से रख देते हैं 12 बटे अंडर रूट 29 इंटू l का मान यहाँ से 2 अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 24 अपॉन 29। इसी प्रकार से dm इज इक्वल टू d का मान 12 बटे अंडर रूट 29 इंटू m का मान 3 अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 36 अपॉन 29। और बच्चों dn इक्वल टू d का मान 12 बटे अंडर रूट 29 इंटू n का मान यहाँ से प्राप्त हमने कर लिया 4 अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 48 अपॉन 29। तो हमने dl, dm, dn का मान प्राप्त कर लिया, अर्थात p के निर्देशांक हमारे पास में प्राप्त हो गए 24 अपॉन 29, 36 अपॉन 29, 48 अपॉन 29, और यही हमारा आंसर है बच्चों। अब देखिए दूसरे रूप से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए आप। देखिएगा ये अपने पास में इसके निर्देशांक अपन मान लेते हैं, यहाँ पे माना हुआ भी हमने x1 y1 z1। अब देखिएगा तो
ओ एन स्थिति सदिश के दिक् अनुपात वो अपन निकाल सकते हैं। एक बिंदु यहाँ पे x1 y1 z1 और एक बिंदु यहाँ पे है 0 0 0 और अपन जानते हैं x2 माइनस x1 ये दिक् अनुपात होते हैं, अर्थात x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, अर्थात हमें प्राप्त हो जाएंगे x1 y1 z1 ये इसके दिक् अनुपात प्राप्त हो गए। अब देखिएगा ये हमने दिक् कोसाइन भी निकाल सके। और बच्चों अपन जानते हैं दिक् अनुपात व दिक् कोसाइन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसलिए x1 बटे दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन यहां से लेते हैं 2 अपॉन, तो यहां पे लिखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू y1 बटे 3 अपॉन अंडर रूट 29। इसी प्रकार से z1 बटे 4 अपॉन अंडर रूट 29 और इसको अपन मान लेते हैं लैम्डा। तो यहां से हमारे पास में x1 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 29 प्राप्त होगा। इसी प्रकार y1 इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 29 और इसी प्रकार से z1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 29 प्राप्त होगा। अब देखो जो हमने बिंदु लिए थे, बिंदु x1 y1 z1 ये समतल पर ही होंगे, ये दिया हुआ है समतल पर है। इसलिए समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखिएगा ये बिंदु P था और ये बिंदु हमने N जो बिंदु लिया था इसके हमें लंब पाद की निर्देशांक निकालना है, तो ये समतल के ऊपर ही है और समतल का समीकरण हमें दे रखा है, अर्थात ये बिंदु भी समतल को संतुष्ट करेगा, अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं। देखिएगा 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 12, ये संतुष्ट करेगा, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं ऐसा। और x1 y1 z1 का मान यहाँ पे निकाल चुका हमने, x1 y1 z1 वो मान यहाँ पे रख देते हैं। इसलिए 2 इंटू x1 का मान 2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 29, इसी प्रकार 3 इंटू 3 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 29, इसी प्रकार 4 इंटू 4 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 12। x1 y1 z1 का मान यहाँ पे हमने रख दिया जो हमने निकाला था। इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ से 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इक्वल टू 12 इंटू रूट 29, या अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हमें लैम्डा का मान निकालना है, इसलिए इसको देखिए 29 लैम्डा इक्वल टू 12 रूट 29, लैम्डा इक्वल टू 12 रूट 29 अपॉन 29। अपन अंडर रूट 29 से गुणा भी करते हैं और अंडर रूट 29 से भाग भी कर सकते हैं। इसलिए लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे देखो ये 29 हो गया तो ये 29 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बटे अंडर रूट 29 प्राप्त हो गया। ये हमारे पास में लैम्डा का मान प्राप्त हो गया। अब बच्चों ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं लैम्डा का मान, इसलिए हमें यहाँ से हमें x1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x1 इज इक्वल टू ये 2 अपॉन अंडर रूट 29, तो ऐसे कैसे ये वाला, अभी हमें लैम्डा का मान रखना है तो लैम्डा का मान इंटू वहाँ से रखेंगे 12 बटे अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 24 बटे 29। तो हमने वहाँ पे भी यही प्राप्त किया था, देखिएगा ये दीजिए 24 बटे 29। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी y1 भी निकाल लेंगे,
y1 निकालने के लिए यहाँ पे रखेंगे लेमडा का मान, और लेमडा का मान अपन निकाल चुके हैं, ये वाला 12/29। तो यहाँ पे भी अपने पास बचेगा 3 × 12, तो यहाँ से भी वही प्राप्त होगा जो हमने यहाँ से प्राप्त किया 36/29। और इसी प्रकार यहाँ पे लेमडा का मान रखेंगे, और लेमडा का मान हमने निकाल लिया है, वो है अपने पास में 12/√29, और यहाँ पे रखेंगे तो 48/29, और ये 48/29। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बी। 3y + 4z - 6 = 0। तो बच्चों अपन इसको लिख सकते हैं 0x + 3y + 4z = 6, और इसको व्यापक रूप है, समतल का व्यापक रूप वो है ax + by + cz = d। इसलिए a = 0, b = 3 और c = 4। अर्थात हमें अभिलंब के क्या प्राप्त हो गए? दिक् अनुपात प्राप्त हो गई। दिक् अनुपात, समतल के अभिलंब सदिश के हमारे पास दिक् अनुपात प्राप्त हो गए। अर्थात अपन यहां से लिख सकते हैं n स्थिति सदिश = 0 i कैप + 3 j कैप + 4 k कैप। अब देखिएगा मापांक ले लेते हैं इसका, = 9 + 16 का √ = 5। 25 और 25 का अपन करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखिएगा, इसको देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में पांच से भाग देने पर इसलिए यहां पे देखो 0/5x + 3/5y + 4/5z = 6/5। अब ये हमारे पास में कार्तीय रूप में समीकरण प्राप्त हो गया, अर्थात अभिलंब रूप में समतल का समीकरण प्राप्त हो गया, और वो अपन जानते हैं Lx + my + nz = d होता है। अब यहाँ पे ये L M N दिक् कोसाइन है, इसलिए L = 0/5, M = 3/5 और इसी प्रकार N = 4/5 और D = 6/5 प्राप्त हो गया। अब हमें लंब पाद के निर्देशांक निकालने हैं। लंब पाद के निर्देशांक वो अपन मानते हैं x1 y1 z1, और जिसको अपन लिखते हैं dl dm dn, और d का मान निकाल लिया, l का मान निकाल लिया, इसलिए देखिएगा dl = यहाँ से 0/5 × 6/5 = 0। इसी प्रकार dm के लिए 3 पहले l का मान m का मान लिखते हैं 3/5 और d का मान यहाँ से रख देते हैं 6/5 = 25। इसी प्रकार से dn का मान देखिए d का मान लिख लेते हैं 6/5 और n का मान लिख लेते हैं 4/5 = 24/25। इसलिए dl dm और dn जो n के निर्देशांक हैं वो अपने पास प्राप्त हो गए 0, 18/25, 24/25, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी। इसको भी अपन वैसे ही करते हैं, x + y + z = 1 हमें दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पे देखो दिक् अनुपात a = 1, b = 1 और c = 1। अर्थात n वेक्टर = i कैप + j कैप + k कैप होगा। इसका परिमाण निकालते हैं = 1 + 1 + 1 का √। अब देखिए वो प्राप्त हो गया √3। और बच्चों
समीकरण 1 में √3 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 में √3 का भाग देने पर, तो बच्चों देखिए x अपॉन √3 प्लस y अपॉन √3 प्लस z अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। और इसकी तुलना कर लेते हैं अपन Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। तो यहाँ से हमारे पास में दिक् कोसाइन और दूरी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात L इक्वल टू 1 अपॉन √3, m इक्वल टू 1 अपॉन √3 और n इक्वल टू 1 अपॉन √3 प्राप्त होगा। और d इक्वल टू वो भी अपने पास में 1 अपॉन √3 प्राप्त होगा। अब हमें लंब पाद के निर्देशांक निकालना है, लंब पाद के निर्देशांक, और उसकी अपन बात कर चुके हैं, वो होते हैं dl, dm और dn। इसलिए d और l यहाँ से 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये भी 1 अपॉन 3, इसलिए अपने पास में p की जो n के निर्देशांक हैं, n के निर्देशांक 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 प्राप्त होंगे, और यही हमारा आंसर है। और दूरी पूछे तो ये, और दिक् कोसाइन पूछे तो ये प्राप्त होंगे, क्योंकि समीकरण जो है ये अपने पास में कौन सा है, कार्तीय रूप में है, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण कार्तीय रूप में है, अर्थात r वेक्टर n कैप इक्वल टू d रूप में है। ये रूप में होने पे ये क्या है, lmn रूप में आता है, अर्थात दिक् कोसाइन में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं d। तो बच्चों 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, या अपन इसको लिख सकते हैं 5y इक्वल टू -8, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पॉजिटिव लेना है, इसलिए 5y इक्वल टू -5y इक्वल टू 8। तो बच्चों अब देखिएगा, अब अपन इसको लिख सकते हैं 0x प्लस माइनस है ये, तो माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू 8। अभिलंब रूप में लिखना है समतल का समीकरण, अभिलंब रूप में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, और वो हो जाएगा 5 के बराबर। तो इसमें हमें 5 का भाग देंगे, तो देखिए सीधा ही अपन लिख देते हैं। इसलिए अभिलंब रूप में समतल का समीकरण 0 अपॉन 5x माइनस 5 अपॉन 5 y प्लस 0 अपॉन 5 z इक्वल टू 8 अपॉन 5। ये हमारे पास में अभिलंब रूप में समतल का समीकरण हो गया, अर्थात Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। और लंब पाद के निर्देशांक ये L, ये m और ये n और ये d प्राप्त हो गया। और लंब पाद के निर्देशांक देखिए, यहाँ से लंब पाद के निर्देशांक वो अपन जानते हैं dl, dm और dn होते हैं, अर्थात d अपने पास में क्या है, d ये रहा, और n ये 0, तो ये तो हो जाएगा 0। इसी प्रकार d ये रहा d, और ये अपने पास में m, तो यहाँ से लिखेंगे 8 अपॉन 5 इंटू -5 अपॉन 5। इसी प्रकार dn ये 0, अपने पास n 0, और यहाँ पे लिखेंगे 8 अपॉन 5। तो देखिए यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएंगे 0 माइनस 8 अपॉन 5 0, और यही हमें पूछा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 का पहला। निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। जो बिंदु ये से जाता हो और ये पर समतल पर अभिलंब हो। तो पहले इसको तो समझिए ऐसे, वैसे अपन समझ चुके हैं, पर एक बार फिर यहाँ से देख लीजिएगा। ये एक्स एक्स है, वाई एक्स है, ये जेड एक्स है, ये मूल बिंदु है। ये अपने पास मान लेते हैं कोई समतल है। ये समतल पे एक बिंदु लेते हैं P स्वेच बिंदु, जिसके निर्देशांक x y z है। यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं A, जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है। यहाँ पे दे रखा है x1 y1 बिंदु। ये P को O से मिलाते हैं, ये स्थित सदिश R वेक्टर
इसको मिलाते हैं, ये अपना स्थिति सदिश ए वेक्टर, और इसको इससे मिलाएंगे पी ए वेक्टर, तो ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा पी ए सदिश। तो बच्चों, और ये है अभिलंब समतल के लंबवत, ये मान लेते हैं समतल के लंबवत एन वेक्टर है। तो हमें समतल का जो समीकरण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, यहाँ पे एन लिया स्मॉल कोई सा भी ले लो, एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये एक बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण है, जहां पे एन क्या है, इस समतल के लंबवत सदिश है। अब देखो, अब यहां पे हमें दिया हुआ है a x1 y1 z1, a इक्वल टू अपने पास दिया है 1 0 -2। तो इसको अपन स्थिति सदिश में लिखें तो a स्थिति सदिश इक्वल टू i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, ये अपने पास a प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, ये हमें दिया है लंबवत सदिश अर्थात n वेक्टर, तो n वेक्टर हमारे पास में दे रखा है, n वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। आर वेक्टर इसका स्थिति सदिश वो अपन जानते हैं, आर वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है। तो इस प्रकार से हमने एक के निर्देशांक यहाँ से प्राप्त कर लिए, क्वेश्चन में ये दिया, हमने x1 y1 z1 मान के ये प्राप्त किया था। अब ये राशियाँ यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए r स्थिति सदिश माइनस ए वेक्टर अपने पास में यहाँ से प्राप्त हो गया, तो यहाँ लिखेंगे i कैप माइनस 2 k कैप, i कैप माइनस 2 k कैप डॉट n वेक्टर यहाँ पे है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि समतल का समीकरण सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी दोनों में निकालना है, तो ये तो हमारे पास प्राप्त हो गया सदिश रूप में। अब देखिए, अब हमें कार्तीय रूप में भी निकालना है, उसके लिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसको घटक के रूप में लिख दिया r वेक्टर को, माइनस यहाँ पे देखिए ये अपने पास में है i कैप माइनस 2 k कैप डॉट यहाँ पे i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसको सोल्व करते हैं पहले, तो देखिएगा x यहाँ पे i कैप है माइनस 1, ये हो जाएगा i कैप, फिर प्लस y j कैप, यहाँ नहीं है 0 तो y माइनस 0 तो y j कैप, प्लस यहाँ पे देखिए ये अपने पास में माइनस है बच्चों, ये माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे z प्लस 2 k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0। अब अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो देखिएगा i डॉट i 1 तो x माइनस 1, j डॉट j 1 तो प्लस y, इसी प्रकार k डॉट k तो माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए माइनस लगाया, या यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई, ये माइनस का z, यहाँ माइनस तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या अपन इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। तो ये अपने पास में समतल का समीकरण कौन से रूप में आ गया, कार्तीय रूप में प्राप्त हो गया। ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। अब हमें ए बिंदु के निर्देशांक दिए 1 4 6, अर्थात ए स्थिति सदिश इक्वल टू i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। यहाँ से अपन कर रहे हैं बच्चों इसी डायग्राम के हिसाब से, ये इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, इसीलिए ये हमने ए स्थिति सदिश प्राप्त कर लिया। और हमें n वेक्टर दे रखा है, n वेक्टर यहाँ से दे रखा है, समतल के अभिलंब है, इसलिए n वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। और बच्चों हम जानते हैं
समतल का समीकरण आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए आर स्थिति सदिश माइनस यहाँ से रखेंगे तो आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट एन वेक्टर का मान यहाँ से आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। तो ये तो अपना सदिश रूप में हो गया समतल का समीकरण, सदिश रूप में समीकरण। अब हमें कार्तीय रूप में भी इसका समीकरण निकालना है, इसलिए कार्तीय रूप के निकालने के लिए अपन इसको घटक के रूप में लिख देते हैं। इसलिए x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट एन वेक्टर का मान यहाँ से लिखेंगे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू ये 0 के बराबर है। ये लगाया 0। यहाँ पहले सोल्व करते हैं तो देखिएगा x माइनस 1 आई कैप प्लस वाई माइनस 4j कैप, ऐसे ही प्लस z माइनस 6k कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। अब अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो देखिएगा, या x माइनस 1 ये आई डॉट आई 1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 और ये y माइनस 4, यहाँ पे देखिए दोनों प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखिएगा x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस z, यहाँ पे देखिए अपने पास में ये माइनस का 7 हो जाएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। और यही हमारा समतल का कार्तीय रूप में समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अपने सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी दोनों का हमने समीकरण प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट। उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदु से गुजरता है ए बी सी। अब पहले इसको भी समझते हैं। देखिए एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स ओरिजिन 0 0 0, ये पहले अपन बात कर चुके हैं, पर क्वेश्चन यहाँ पे है तो उसको समझ लेंगे तो और अच्छी तरह से वो भी समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन भी, और हमारे पास इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो रहेगी। देखिए ये अपन बात कर लेते हैं, कोई समतल है और ये 3 बिंदु हम लेते हैं, हम पढ़ के असंरेख, अर्थात एक रेखा में नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं पी क्यू, या वहां पे लेते हैं जो लिया था हमने वही बात कर लेते हैं, वो लिया था हमने आर एस टी। ये एक रेखा में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, अर्थात आर एस टी। तो ये तो अपन मान लेते हैं पी बिंदु है, स्वेच बिंदु एक्स वाई जेड, इसको तो मिलाते हैं तो ये स्थिति सदिश आर वेक्टर। यहाँ पे मान लेते हैं अपन कोई एक बिंदु लिया आर जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 लेते थे, और इसको मिलाते हैं और बिंदु से, इसके स्थिति सदिश ए वेक्टर होता है। इसी प्रकार दूसरा हमने लिया था एस, इसके निर्देशांक x2 y2 z2, और एस को ओ से मिलाया, इसका स्थिति सदिश बी वेक्टर। इसी प्रकार एक बिंदु लिया था हमने टी जिसके निर्देशांक x3 y3 z3 था, और इसको अपन मूल बिंदु से मिलाते हैं तो इसको सी वेक्टर प्राप्त, स्थिति सदिश प्राप्त होता है। अब देखिएगा, अब अपन पी आर वेक्टर मिलाते हैं, इसको मिलाया तो पी आर वेक्टर, इसी प्रकार आर एस वेक्टर और इसी प्रकार आर टी वेक्टर। तो हमने यहाँ पे देखा था कि आर पी वेक्टर डॉट यहाँ से आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर इक्वल टू 0, ये अपन जहाँ इसको डिराइव किया था वहाँ इसकी बात कर चुके हैं। अर्थात हमारे पास में 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण प्राप्त होता है आर
स्थिति सदिश माइनस ए स्थिति सदिश डॉट यहाँ से बी स्थिति सदिश माइनस ए स्थिति सदिश क्रॉस सी स्थिति सदिश माइनस ए स्थिति सदिश इज इक्वल टू 0। तो ये हम इससे प्राप्त कर लिए थे। इसके लंबवत के लिए हमने क्या किया था, आर एस और आर टी के लंबवत क्या किया था, यहाँ पे एक लंबवत सदिश लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट किया था, इसलिए अब फिर उसके पास में आर पी वेक्टर ये इसके तल में है और वो उसके लंबवत हो जाएगा ये वाला, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर था। अर्थात इसको अपन सोल्व करते हैं तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमारा सदिश रूप में प्राप्त हो गया था समीकरण, सदिश रूप में। और बच्चों इसको कार्तीय रूप में अपने सोल्व किया था तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, अगर कार्तीय रूप में लिखेंगे इसी प्रकार x2 माइनस x1 x2 माइनस x, इसी प्रकार y2 माइनस y और इसी प्रकार y z2 माइनस z। और देखिएगा इसी प्रकार x3 माइनस x y3 माइनस y और z3 माइनस z, और इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कार्तीय रूप में प्राप्त हो जाता है। और इसकी अपन बात कर चुके हैं क्योंकि a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इसको अपन इस रूप में लिखेंगे तो हमारे पास में कार्तीय रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो देखिएगा अब अपने क्वेश्चन में दिया है, मान लेते हैं ये अपने पास में r पॉइंट है, ये S है और ये T है, अर्थात ये है x1 y1 z1। इसी प्रकार यहाँ से देखिए x2 y2 z2, इसी प्रकार x3 y3 z3। तो देखिए बच्चों यहाँ अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास में प्राप्त होता है x2, यहाँ पे देखो बच्चों x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 था, ये y1 1 1 था, क्योंकि r माइनस ए तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए तो b माइनस ए, और क्रॉस प्रोडक्ट है c माइनस ए तो c माइनस ए। अब देखिए अब इसके हिसाब से अपन इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों अगर अपन a वेक्टर की बात करें, देखो a वेक्टर यहाँ से अपन a वेक्टर की बात करें तो a वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे कैप माइनस के कैप प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार b स्थिति सदिश की बात करते हैं तो 6 4 माइनस 5 तो 6 i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसी प्रकार से c स्थिति सदिश के लिए यहाँ से माइनस 4 माइनस 2 3 तो माइनस 4 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और आर स्थिति सदिश हम जानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। अब देखिएगा और फॉर्मूला है हमारे पास में आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर स्थिति सदिश है अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट है सी स्थिति सदिश माइनस ए स्थिति सदिश। और बच्चों इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये 0 के बराबर आता है। और इसको ये सदिश रूप में है, कार्तीय रूप में लिखते हैं यहाँ से तो कार्तीय रूप में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और इसी प्रकार x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 इसी प्रकार y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये कार्तीय रूप में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में दिया है इसलिए अपन सोल्व करते हैं x माइनस x1 ये है हमारे पास में तो 1। इसी प्रकार y माइनस y1 भी है अपने पास में 1 तो 1। इसी प्रकार z माइनस z1 तो z प्लस 1। अब देखिए अब है x2 माइनस x1 तो यहाँ से देखिए x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 1 तो 5 प्राप्त होगा तो यहाँ लिख देते हैं 5। अब है y2 माइनस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 यहाँ देखिए 4 माइनस 1 तो यहाँ लिखेंगे 3। इसी प्रकार z2 माइनस z1 ये अपने पास z2 माइनस z1
तो यहाँ से अपने पास Z2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा -4। इसी प्रकार x3 माइनस x1, तो x3 माइनस x1, तो यहाँ से ये -4 ये माइनस हो जाएगा तो -5। इसी प्रकार से y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, तो ये माइनस तो -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। और Z3 माइनस Z1, तो यहाँ देखिए Z3 माइनस Z1, तो ये Z3 है और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो Z3 माइनस Z1 ये 4 के बराबर। अब देखिए ये 0। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखिएगा x माइनस 1 ले लेते हैं, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है, तो 12 माइनस और ये 12 और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस का 12 माइनस y माइनस 1 को लेंगे इस बार, तो इसको छोड़ेंगे अर्थात 20 और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस का 20 प्लस z प्लस 1, इस बार इसको छोड़ना है तो -15 और यहाँ पे प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से अपने पास 0 हो जाएगा, अर्थात x माइनस 1 0 माइनस y माइनस 1 यहाँ पे भी 0, इसी प्रकार प्लस z प्लस 1 और यहाँ पे भी 0 बराबर 0। तो अपन कह सकते हैं 0 माइनस 0 प्लस 0 बराबर 0 हो गया। अर्थात यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो R S T बिंदु थे वो एक ही रेखा पर है, बिंदु एक ही रेखा पर है। अर्थात कह सकते हैं अपन कि R S और T संरेख हैं। और ये अपन बात कर चुके हैं वहां पे पढ़ते समय कि अगर R S T एक इस बिंदु पर, ये हम अपने मान लेते हैं R, ये अपने पास S और ये T था, एक ही रेखा पर हैं, तो यहाँ से निकलने वाले ये दो समतल थे, दोनों समतलों से अगर एक ही रेखा पर है तो निकलने वाले समतल अनंत होते हैं, तो यहाँ पे अनंत समतल प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है, R S T तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा के ऊपर आ गए और एक ही रेखा पे आने पे जो समतल है अनंत समतल प्राप्त होंगे। इसलिए अपन एक समतल का समीकरण प्राप्त नहीं कर सकते। एक समतल का समीकरण तो अपन तब प्राप्त करेंगे जब ये तीनों बिंदु क्या हो, अलग अलग हो, और वो अपन बात कर चुके हैं यहाँ पे कि ये तीनों बिंदु एक रेखा पे ना होंगे तब तो ये क्या होंगे, एक हमें समतल का समीकरण प्राप्त होगा। अगर ये एक ही रेखा पे होते हैं तो अर्थात हम यहाँ से गुजरने वाले समतलों की संख्या अनंत होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बी पार्ट की। अब की बार देखिए जो R है हमारे पास में 1 1 1, जिसको अपन मानते हैं x1 y1 z1। इसी प्रकार ये R S देखिए अपने पास में 1 2 1, यहीं से दिया हमने, देखिए अपने पास में इसी से बात करते हैं। ये P था, ये R S T अलग अलग थे, यहाँ पे हमने PRS लिया था, तो यहाँ से भी अपन वही बात करते हैं। R ये S है अपने पास में 1 2 1, अर्थात ये थे x2 माइनस x1, x2 y2 z2। और इसी प्रकार से T बिंदु है -2 2 -1, तो यहाँ पे x3 y3 z3। अब बच्चों देखिए पहले तो अपन x माइनस x1, तो x माइनस x1 तो मिल जाएगा हमें। अब हमें निकालेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ से x2 माइनस x1 निकालेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, x2 माइनस x1। तो सीधा ही अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसी प्रकार से x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये अपना कौन सा रूप है, कार्तीय रूप में। अगर इसको अपन लिखें
कौन से रूप में, सदिश रूप में। तो बच्चों वो भी हमें याद रखना चाहिए, ये सदिश रूप में होता है। यहाँ से लिख लेते हैं सदिश रूप में r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट c स्थिति सदिश माइनस a स्थिति सदिश ये 0 के बराबर होता है। और ये कैसे आया था वो अपन बात कर चुके हैं, यहाँ से आया था और ये कैसे हमने बात कर चुके हैं और इसको पहले भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा अब देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स वन, तो x माइनस x1 है 1, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 तो 1। y माइनस y1, y माइनस y1, y1 भी 1 ही है तो 1। इसी प्रकार z माइनस z1 और z माइनस z1 0 है तो यहाँ लिखेंगे z माइनस 0। अब देखिए x2 माइनस x1 और यहाँ से देखिए x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ लिखेंगे अपन 0। इसी प्रकार y2 माइनस y1 तो y2 y1 तो 2 माइनस 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। इसी प्रकार से z2 माइनस z1 तो z2 माइनस z1 तो ये 1 माइनस 0 तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3। इसी प्रकार से y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 1। इसी प्रकार z3 माइनस z1, z3 माइनस z1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा या अब इसको सोल्व करते हैं। तो x माइनस 1 इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, अर्थात -1 और यहाँ से -1 माइनस y माइनस 1, उसके लिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, अर्थात यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 3। इसी प्रकार से प्लस z और z के z माइनस 0 z ही लिखेंगे, या इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 0, यहाँ देखिए बच्चों 0, ये अपने पास 0 और यहाँ से प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ -2 हो जाएगा तो -2x और यहाँ से माइनस करेंगे तो प्लस का 2, ये -2 इससे किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस को आ गया, या माइनस का 2x हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए -3 से करेंगे तो 3y और ये माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ पे देखिए प्लस 3z इक्वल टू 0। या अपन इसको लिख सकते हैं -2x माइनस 3y प्लस 3z, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो अपन लिखेंगे इसको +5 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 को अपन राइट साइड भेजेंगे तो और भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। और ये हमारा समतल का समीकरण प्राप्त हो गया, समतल का समीकरण जो कि 3 बिंदु से होकर गुजरेगा। 3 बिंदु, और 3 बिंदु कैसे हैं? असंरेख हैं। और उसका समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से अपन 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। ये हम जानते हैं A B C है, अर्थात दिक् अनुपात होते हैं। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों नए सेशन में हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 7 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।